हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शीत युद्ध का दौर। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शीत युद्ध का दौर, ये हमारे चैप्टर की सेकंड वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले के फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने इससे पहले का पार्ट कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो को जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो नहीं समझ आने वाली। क्योंकि जब तक हमें स्टार्टिंग का ही पता नहीं होगा तो हम आखिर का कैसे पढ़ सकते हैं। और उस वीडियो में हमने शीत युद्ध के बारे में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जी हाँ, कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ था, और दो महाशक्तियाँ यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ा था। और विश्व युद्ध, जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। और जैसे कि अमेरिका ने जो संधियां की थी अब अन्य देशों के साथ, नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ ने संधि की थी वार्सा पैकेट, और शस्त्र नियंत्रण संधियां एलटीबीटी, स्टार्ट और एनपीटी, जहाँ इन सभी संधियों के बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती। जी हाँ, दो ध्रुवीयता को चुनौती सुनने में ही इतना ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है। मैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, तो क्या होगा दो ध्रुवीयता, तो मैं आपको बता देती हूँ। दो ध्रुवीयता का मतलब है दो महाशक्तियों को चुनौती। जी हाँ, दो ध्रुवीयता यानी कि दो महाशक्तियों को चुनौती। अब ये चुनौती किसने दी, आप सोच रहे हैं दो महाशक्तियों को कौन चुनौती दे सकता है, कौन इतना ताकतवर है जो दोनों महाशक्तियों को चुनौती दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको चुनौती जो दी थी वो थी गुट निरपेक्षता आंदोलन। जी हाँ, गुट निरपेक्षता आंदोलन। आप सोच रहे हैं कि ये नाम तो हमने पहली बार सुना है या फिर पहले सुना भी है, तो आपको इतना इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो अब क्या था ये जान लेते हैं इसके बारे में। एशिया और अफ्रीका, जी हाँ, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सक्षम अपने स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल हो जाना। अब ये लाइन मैंने आपको पढ़ के तो सुना दी पर आपको कुछ समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में कितने सारे महाद्वीप हैं, उसी तरह से एक एशिया महाद्वीप भी है जिसमें भारत आता है, और जो दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। जी हाँ, तो हम यहाँ पर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप के और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश थे, जी हाँ, वो नए नए आज़ाद हुए थे। आप जानते हैं 1947 में यानी कि 1947 में हमारा देश भारत भी आज़ाद हुआ था। उसी तरह से भारत कोई एक अकेला देश नहीं था जो आज़ाद हुआ था, बल्कि ऐसे ही कई सारे देश थे जो उसी वक्त आज़ाद हुए थे। और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 में। जी हाँ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके बाद में विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था और तभी हमारे भारत की आज़ादी हुई थी। जी हाँ, 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी। तब भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई थी कि वो किसकी साइड जाए, अमेरिका की साइड जाए या फिर सोवियत संघ के साथ जाए। तो ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि अगर भारत अमेरिका की साइड जाता है तो सोवियत संघ उसका दुश्मन बन जाता है, और अगर भारत सोवियत संघ की साइड जाता है तो अमेरिका उसका दुश्मन बन जाता। तब यही इतनी बड़ी चुनौती भारत के सामने आके खड़ी हो गई थी। और ये सिर्फ भारत की ही चुनौती नहीं थी, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन सब की यही चुनौती थी। तब भारत ने एक बात सोची। जी हाँ, एक नई सोच भारत के दिमाग में आई। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि क्यों ना हम एक अलग ही नीति बनाए। जी हाँ, एक अलग ही अपना गुट बनाए। दो गुट क्या थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो भारत ने और बाकी अन्य देशों ने जो कि नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने अपना अलग गुट बनाने की सोची, जिसको क्या नाम दिया गया, गुट निरपेक्ष। जी हाँ, गुट निरपेक्ष नाम दिया गया उसको। तो गुट निरपेक्ष क्या था, जो अमेरिका और सोवियत संघ से बिल्कुल अलग, जी हाँ, दोनों की साइड ना जाकर एक अलग ग्रुप बना लेना। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी बता देती हूँ कि आपकी क्लास में दो मॉनिटर्स हैं, एक मॉनिटर और दूसरा मॉनिटर। अब
आप किसके फ्रेंड बनना चाहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले मॉनिटर का फ्रेंड बनूंगा तो दूसरा मॉनिटर मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और दूसरे का बनूंगा तब पहला नाराज़ हो जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं दोनों में से किसी का फ्रेंड नहीं बनता, बल्कि कोई एक अलग ही बच्चे का फ्रेंड बनता हूँ। जी हाँ, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दोनों में से कोई भी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। तो यही भारत ने और अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने सोचा कि ना तो हम अमेरिका की साइड जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ की साइड जाएंगे, हम एक अपना अलग गुट बनाएंगे। तो इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था और एक नए गुट की शुरुआत की गई थी, जिसको तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। जी हाँ, पहली दुनिया क्या थी? अमेरिका यानी कि यूएसए, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया क्या हुई? गुट निरपेक्ष। जी हाँ, गुट निरपेक्ष में जो जो देश थे उनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। तब आगे पढ़ लेते हैं हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन। जी हाँ, कब गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो वो हुआ था 1961 में। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। जी हाँ, बेलग्रेड कहाँ पर है? यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। जी हाँ, यूगोस्लाविया एक देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। तो बेलग्रेड में 1961 में गुट निरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन मतलब प्रथम बैठक। जी हाँ, पहली मीटिंग हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और इस आंदोलन के संस्थापक, एक मिनट, जिसकी नींव 1955 में, जी हाँ 1955 यानी कि 1955 में इसकी नींव रखी गई थी। और कहाँ रखी गई थी? एफ्रो एशियाई सम्मेलन में। जी हाँ, एक एफ्रो एशियाई यानी कि अफ्रीका और एशिया का सम्मेलन हुआ था। जी हाँ, एफ्रो मतलब अफ्रीका और एशियाई तो एशिया समझ ही गए होंगे आप। तो अफ्रीका और एशिया का जो सम्मेलन हुआ था, जिसको बाडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बाडुंग सम्मेलन के नाम से भी एफ्रो एशियाई सम्मेलन को जाना जाता है। तो एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है, या तो बाडुंग सम्मेलन या फिर एफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये दोनों एक ही हैं। तो बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी, जो कब हुआ था? 1955 में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो आप समझ गए होंगे गुट निरपेक्ष के बारे में बहुत अच्छे से कि इसकी नींव कब रखी गई। जी हाँ, नींव को कहते हैं बुनियाद, कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी। और प्रथम सम्मेलन यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अब जान लेते हैं कि इस आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन से। जी हाँ, संस्थापक नेता से मतलब कि जो मेन नेता हैं, जिनके द्वारा ये आंदोलन आया था, जिनके द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति आई थी, तो वो कौन कौन थे? वो थे सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले कौन थे? भारत के नेता। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। जी हाँ, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कर्नल नासिर, कहाँ के ये प्रधानमंत्री थे? मिस्र के। जी हाँ, मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर। और तीसरे डॉक्टर सुकरानो, जो कि इंडोनेशिया के थे। और चौथा मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के थे। और पांचवा वामे एनक्रूएमा, जी हाँ, जो कि घाना के थे। तो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आपके एग्जाम में अक्सर ये नाम पूछे जाते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन कौन से थे। तो इसीलिए 5 जो थे संस्थापक नेता थे। और अक्सर भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है। जी हाँ, भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है गुट निरपेक्ष आंदोलन में, क्योंकि भारत के ही दिमाग में ये नई सोच ने जन्म लिया था कि हम एक अलग नीति बनाएंगे, एक अलग गुट बनाएंगे। तो इसीलिए भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला संस्थापक माना जाता है। और मैं बता दूं कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था तब उसमें 25 देश शामिल थे। जी हाँ, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश शामिल थे। और 18वां सम्मेलन, जी हाँ, पहला सम्मेलन हम पढ़ चुके हैं 1961 में हुआ था। और जो इसका 18वां सम्मेलन हुआ था वो 2019 में हुआ था, यानी कि 1 साल पहले ही। जी हाँ, और ये वर्तमान सदस्य। जी हाँ, जब ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि जब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब इसमें 25 देश थे। परंतु अब जो 2019 में सम्मेलन हुआ था तो उसमें थे टोटल 120 सदस्य। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितने सदस्य बढ़ चुके हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में।
तो अब 120 सदस्य हैं, जिनमें 17 देश, जी हाँ 17 देश और 18 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। अब पर्यवेक्षक का क्या मतलब है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित, जो कि चाहते हैं कि पर्यावरण अच्छा हो, प्रदूषण कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ओजोन लेयर को हानियाँ कम पहुँचे। जी हाँ, जो भी पर्यावरण से चिंतित देश हैं वो कौन कौन से, 17 देश हैं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जो है उसके 10 संगठन इसमें शामिल हैं, यानी कि गुट निरपेक्ष में शामिल हैं। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गुट निरपेक्ष को तीसरा विश्व कहा जाता है, तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि तटस्थता। जी हाँ, क्या तटस्थता क्या है, मैं आपको बता दूं, गुट निरपेक्षता की नीति को कभी कभी तटस्थता भी कहा जाता है। तो तटस्थता क्या है, युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। जी हाँ, युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तो क्या समझे आप इससे, कि युद्ध में शामिल नहीं होना। जी हाँ, एक अपनी सोच बना लेना, एक हमें उद्देश्य बना लेना कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, तटस्थता। तो जब भारत ने, यानी कि एशिया और अफ्रीका के देशों ने यह अपनी एक अलग गुट बनाया, यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन में शामिल हो गए, तब गुट निरपेक्षता को क्या गया, तटस्थता, कि इन देशों ने यह सोचा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ शामिल नहीं होंगे। तो अब क्या था, सोवियत संघ और अमेरिका क्या युद्ध करने के एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर वो अड़ गए थे। जी हाँ, कि हमें युद्ध करना है, तृतीय विश्व युद्ध करना है, ताकि विश्व में एक ही महाशक्ति रहे। पर क्या हुआ, शीत युद्ध के आने से युद्ध नहीं हुआ, तो जिसके कारण तटस्थता, जी हाँ तटस्थता समाप्त हो गई, क्योंकि जब युद्ध ही नहीं होगा तो फिर युद्ध में शामिल ही कैसे होंगे। तो इस नीति का कोई भी प्रासंगिकता नहीं रही। और अब देख लेते हैं अपरोध की, अपरोध किसे कहते हैं। तो जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं, तब कोई देश युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, इसी स्थिति को अपरोध कहते हैं। तो अब मैंने आपको पढ़ के तो सुना दिया, पर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या अर्थ है। अपरोध, जी हाँ, जब दोनों पक्ष शक्तिशाली विनाश में समर्थ हो। जी हाँ, जब दोनों देशों के, यानी कि दोनों महाशक्तियों के पास हद से ज़्यादा हथियार हों, युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हों, उसके बावजूद भी तब कोई देश युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जी हाँ, आप जानते हैं कि युद्ध कोई खुशी के लिए तो करता नहीं है, जबरदस्ती युद्ध करते हैं, क्योंकि एक देश दूसरे देश से जबरदस्ती लड़ाई कोई हम जानबूझ के नहीं करते। जी हाँ, लड़ाई बस हो जाती है, इसीलिए दोनों महाशक्तियाँ युद्ध करने को बिल्कुल तैयार थे, उनके पास हथियार पूरे थे, सैनिक पूरे थे। पर उसके बाद भी जब उन्होंने सोचा कि युद्ध करने से हमारा कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमारा और नुकसान ही होगा, हमारे हथियार चले जाएंगे, हमारे सैनिक मारे जाएंगे और कितनी जनहानि होगी, पैसों का कितना नुकसान होगा, इसी को जब यही सोचते हुए अब युद्ध करने की स्थिति को हम टाल दें, युद्ध को टाल दें, तो उसको क्या कहा जाता है, अपरोध। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट। जी हाँ, आप जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो क्या था क्यूबा मिसाइल संकट, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। और क्यूबा कहाँ था, अमेरिका से मिला हुआ एक छोटा सा द्वीप था। जी हाँ, ऐसे कि ये अमेरिका है और इससे मिला हुआ छोटा सा द्वीप था क्यूबा। तो जब सोवियत संघ ने, यानी कि ये सोवियत संघ है और सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, तब क्या हुआ, अमेरिका वो जो क्यूबा की मिसाइलें थी तो वो अमेरिका के निशाने पर आ गई, जिसके कारण अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ मुझ पर हमला करना चाहता है, मुझसे युद्ध करना चाहता है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे केनेडी, उन्होंने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। तो यह देख युद्ध की स्थिति आ गई थी। पर दोनों राष्ट्रपतियों ने, यानी कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उस स्थिति को क्या कहा गया, उसी स्थिति को अपरोध कहा गया। जी हाँ, उसी स्थिति को अपरोध कहा गया। तो आई होप कि आपको अपरोध और तटस्थता बहुत अच्छे से समझ आई हो। तो हम आगे चलते हैं इसी वीडियो में और जानते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जी हाँ, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो अब क्या है ये, और नव का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नया। तो नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पूरा विश्व में जो आर्थिक व्यवस्था बनी थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो चलिए देखते हैं NIEO। जी हाँ, NIEO ये एक संगठन है, ये एक संधि बनाई गई थी, एक नीति शुरू की गई थी जो कि 1972 में यूएनओ, जी हाँ यूएनओ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के व्यापार विकास आंदोलन, जी हाँ व्यापार विकास आंदोलन को क्या कहा जाता है? UNCTAD, यूनाइटेड में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, यूएनओ में 1972 में एक प्रस्ताव पेश किया गया। किस चीज़ का प्रस्ताव? तो वो एक नई व्यापार नीति का। जी हाँ, एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव यूएनओ में 1972 में पेश किया गया। दो देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो। तो अब क्यों किया गया था प्रस्ताव पेश? ताकि धनी देश यानी कि अमीर देश जो हैं, जैसे कि हमारी दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ और बाकी अन्य देश जो थे जो कि अमीर देश थे, उनके द्वारा गरीब देशों का शोषण ना हो। आप जानते हैं जो भी धनी और जो ताकतवर देश होते हैं वो छोटे देशों से शोषण करते हैं, उनको हमेशा दबा के रखते हैं। तो ये शोषण ना हो इसीलिए ये नई व्यापार नीति का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आप देखते हैं टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। जी हाँ, इसे इंग्लिश में विकास की नई व्यापारिक नीति की ओर। जी हाँ, तो उस नीति का क्या नाम था? एक नई व्यापार नीति जो थी उस नीति का क्या नाम था? टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। तो यह नीति का नाम आपको ज़रूर याद करना है क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विकास की नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जी हाँ, जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यूएनओ में। क्या रिपोर्ट थी? वो टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। तो आई होप आप जान गए होंगे कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कि धनी देश गरीब देशों का शोषण ना कर पाए। इसीलिए यूएनओ में 1972 में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि एक नई नीति बनाई जाए, एक नई नीति लागू की जाए गरीब देशों पर, ताकि वो अपना विकास कर सकें, अपना आर्थिक विकास कर सकें, अपना व्यापार बढ़ा सकें, अपने देशों को सुचारू रूप से चला सकें, अपने देशों की आर्थिक क्रियाएं मजबूत कर सकें, अपने देश की GDP मजबूत कर सकें। इसीलिए ये नई न्यू फॉर ट्रेड पॉलिसी बनाई गई थी। तब एक बार हम निशस्त्रीकरण का मतलब जान लेते हैं। जी हाँ, निशस्त्रीकरण। अब क्या होता है ये निशस्त्रीकरण? अब मैं आपको बता देती हूँ। शस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार। तो हथियार से रिलेटेड ही होगा शब्द। तो अब जान लेते हैं एक बार इसके बारे में। विध्वंसकारी शस्त्रों को ना बनाने, उनको कम करने व उन पर नियंत्रण करने की नीति। जी हाँ, विध्वंसकारी मतलब कि जो विध्वंस कर सकते हैं, दुनिया को तबाह कर सकते हैं, ऐसे शस्त्रों ऐसे हथियारों को ना बनाने, उनको कम करने के लिए, उन पर नियंत्रण, उन पर रोक लगाने के लिए जो नीति बनाई गई थी उसे निशस्त्रीकरण कहते हैं। अब पिछली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि वो क्या क्या नीतियाँ थी। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। LTBT, जी हाँ LTBT और SALT और START और स्टार्ट। जी हाँ, ये बता चुका हूँ। एक संधि और है, वो आपको बतानी है कमेंट करके कि वो चौथी संधि कौन सी है जो निशस्त्रीकरण के लिए बनाई गई थी। सब हमने जान लिया कि कौन कौन से संधियाँ की गई थी निशस्त्रीकरण के लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, आपको याद भी हो गई होंगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। So thank you for watching Education Tech Flow.